नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी कक्षा में स्वागत है आपका। आज का हमारा प्रमुख टॉपिक है वाक्य। देखिए, वर्णों के सार्थक समूह से क्या बनता है? शब्द बनता है, और शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य का निर्माण होता है। यानी वर्णों के समूह से क्या बनेगा? शब्द बनेगा, और शब्दों के सार्थक समूह से क्या बनेगा? वाक्य बनेगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण है, और वर्णों के समूह से शब्द बनता है, और शब्दों के समूह से वाक्य का निर्माण होता है। अब देखते हैं वाक्य के अंक। देखिए, वाक्य के अंक दो होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ये वाली देखने वाली चीज है कि उद्देश्य हरदम करता होगा, उद्देश्य हरदम क्या होगा? करता होगा, और विधेय कर्ता का विस्तार होगा। क्या होगा? कर्ता का विस्तार। क्या होगा? कर्ता का विस्तार होगा। यह भी ध्यान होना चाहिए हमको। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। क्या होते हैं? उद्देश्य और विधेय। यानी उद्देश्य कर्ता होगा और विधेय कर्ता का विस्तार होगा। यह भी ध्यान हमको होना चाहिए। आज हम रचना के आधार पर वाक्य पढ़ेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर। किसके आधार पर? रचना के आधार। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। पहले होता है सरल वाक्य, जिसे साधारण वाक्य भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है संयुक्त वाक्य। तीसरे नंबर पे आता है आपके मिश्रित वाक्य। कौन सा? मिश्रित वाक्य। ये ध्यान हमको होना चाहिए। सरल वाक्य किसे कहते हैं? देखिए, सरल वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होगा, वह कहलाएगा आपका सरल वाक्य। जिसमें एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, वो क्या कहलाएगा? सरल वाक्य कहलाएगा। जैसे मैं कहूं राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। अब मैंने यहां ऊपर लिखा है उद्देश्य हरदम क्या होगा? करता होगा। तो ये करता है नहीं, तो ये क्या कहलाएगा? उद्देश्य कहलाएगा। और जो बचा हुआ है कर्ता का विस्तार, वो कहलाएगा आपका विधेय कहलाएगा। देखिए, और देखते हैं इसके उदाहरण। देखिए, मेरा भाई मुकेश धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है। ये लेते हैं, मेरा भाई मुकेश धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है। मेरा भाई मुकेश धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है। अब देखिए, इसमें उद्देश्य कौन होगा? ये उद्देश्य होगा। किसका भाई? मेरा भाई मुकेश। क्या नाम है उसका? मुकेश। तो मेरा भाई मुकेश, ये क्या होगा? कर्ता होगा। अगर अपन इसको टुकड़ों में करने चाहें तो ये कहलाएगा आपका कर्ता, और ये कर्ता का विस्तार। क्या कहेंगे? ये कहलाएगा कर्ता का विस्तार। पुस्तकें आपका कर्म हो जाएगा, और ये धार्मिक है, धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है, ये कर्म का विस्तार हो जाएगा। और इसी प्रकार पढ़ना क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। जिसमें एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो, वह कहलाता है सरल वाक्य। क्या कहलाता है? सरल वाक्य कहलाता है। देखिए, अब हम पढ़ते हैं, दूसरे नंबर पे आता है आपके संयुक्त वाक्य। देखिए, संयुक्त वाक्य की परिभाषा क्या होती है?
देखिए, जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्यों का योग हो और परस्पर आश्रित न होकर समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े हुए हों, वो कहलाता है संयुक्त वाक्य। कौन से वाक्य जुड़े हुए हों? समुच्चय बोधक, या योजक शब्द भी कह सकते हैं इसको। समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े हुए हों या योजक शब्दों से जुड़े हुए हों, और दोनों ही वाक्य स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, और दो या दो से अधिक सरल वाक्य हो सकते हैं। यह भी हमको ध्यान होना चाहिए। अब देखिए, योजक जो है, योजक शब्द या समुच्चय बोधक शब्द कौन कौन से होते हैं? देखिए, और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, बल्कि, आदि। ये आपके संयुक्त वाक्य में योजक शब्द या समुच्चय बोधक दिखाई देते हैं। अब देखते हैं, मैं कहूं राम गाता है, राम गाता है और सीता नाचती है। राम गाता है और सीता नाचती है, तो एक तो ये हो गया आपका सरल वाक्य, ये सरल वाक्य हो गया, और ये भी सरल वाक्य हो गया। स्वतंत्र हैं दोनों, अपना पूर्ण अर्थ प्रकट कर रहे नहीं कर रहे। और ये जो और शब्द है, यह समुच्चय बोधक अव्यय है, या इसको योजक शब्द भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? योजक शब्द भी कह सकते हैं। अब ये ध्यान रखने वाली बात इसमें भी है कि ये शब्द आ जाएगा तो आप फौरन पहचान लोगे कि साहब ये कौन सा है? संयुक्त वाक्य है। लेकिन ये तो एक रट्टू तोते वाला सिस्टम हो गया कि आपने रट लिया है, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा ये शब्द आ जाएं तो ये संयुक्त वाक्य हम लिख देंगे। लेकिन यहां पर वह तुम्हारा साथ, वह तुम्हारा साथ दे या ना दे, दे या ना दे, वह तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं दूंगा। अब देखिए, वह तुम्हारा साथ दे या न दे, मैं दूंगा। अब ये आप कहो कि संयुक्त वाक्य में तो ये सब समुच्चय बोधक अव्यय है, ये यहां पर दिखाई ही नहीं दे रहे, परंतु ये ध्यान देने वाली कहानी है। वह तुम्हारा साथ दे या न दे, ये एक सरल वाक्य हो गया। वह तुम्हारा साथ दे या न दे, ये आपका दूसरा वाक्य हो गया, सरल वाक्य। और ये जो अल्प विराम है, अल्प विराम क्या है? अल्प विराम, ये क्या कर रहा है? यहां पर संयुक्त वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग भी किया। तीसरे नंबर पे हम पढ़ते हैं मिश्रित वाक्य। कौन सा वाक्य है? मिश्रित वाक्य पढ़ेंगे। मिश्रित वाक्य की परिभाषा क्या होती है? देखिए, जिसमें प्रधान उपवाक्य हो, क्या हो? प्रधान उपवाक्य। क्या हो? प्रधान उपवाक्य हो, और उसी के आश्रित क्या हो? एक आश्रित उपवाक्य हो। क्या हो? आश्रित उपवाक्य। वह कहलाता है आपके मिश्रित वाक्य। जिसमें एक प्रधान उपवाक्य के अलावा उसके आश्रित एक उपवाक्य हो, वह कहलाता है मिश्रित वाक्य। जिसमें एक प्रधान उपवाक्य के अलावा उसके आश्रित एक उपवाक्य हो, वो क्या कहलाएगा? मिश्रित वाक्य कहलाएगा। देखिए, प्रधान वाक्य पूर्ण होता है, और ये जो आश्रित वाक्य होता है वह किस पर निर्भर करता है? प्रधान वाक्य पर निर्भर करता है।
यानी अर्थात जिसे अपन कहें प्रधान उपवाक्य की जो प्रधान उपवाक्य है वह महत्वपूर्ण होता है, और आश्रित उपवाक्य किस पर निर्भर करेगा? प्रधान उपवाक्य पर निर्भर करेगा। यानी जिसकी क्रिया मुख्य होगी वह कहलाएगा प्रधान उपवाक्य। क्या कहलाएगा? प्रधान उपवाक्य। और जो अपना स्पष्ट पूर्णतया से स्पष्ट नहीं कर सकेगा और किस पर निर्भर रहेगा? प्रधान उपवाक्य पर निर्भर रहेगा, तो वो कहलाएगा मिश्रित वाक्य। देखिए, आश्रित उपवाक्य का प्रारंभ, आश्रित उपवाक्य का प्रारंभ किससे होता है ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले की, क्या की किससे होती है? की से होता है। फिर जो, जिसमें, जो, जिसमें, क्योंकि, क्योंकि आदि जो वर्ड हैं वो आश्रित उपवाक्य के अंदर कार्य प्रारंभ करते हैं, अर्थात आश्रित उपवाक्य का प्रारंभ इनसे होता है। यह भी हमको ध्यान होना चाहिए। किनसे होता है? इनसे होता है। अब देखिए, कुछ उदाहरण के माध्यम से इसमें हम समझेंगे। देखिए, गांधी जी ने, गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा कि सदा, सदा सत्य, सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। ये मैंने आपको एक वाक्य लिखा है। अब इसमें सबसे पहले हमको ध्यान होना चाहिए, सबसे पहले हम प्रधान उपवाक्य निकालेंगे। प्रधान उपवाक्य क्या हो गया? गांधी जी। ये क्या हो गया? प्रधान उपवाक्य हो गया। क्या हो गया? प्रधान उपवाक्य। और यह क्या हो गया? आपके सदा सत्य बोलो, ये आपके हो गया आश्रित उपवाक्य। क्या हुआ? आश्रित उपवाक्य। गांधी जी ने कहा कि सदा, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, ये प्रधान उपवाक्य हो गया और ये आश्रित उपवाक्य। ये योजक का कार्य करता है। इस की ने किसका कार्य किया? योजक का कार्य किया। और ये जो आश्रित उपवाक्य का अर्थ पूर्ण किससे होगा? प्रधान उपवाक्य से। यानी किस पर आश्रित है? ये प्रधान उपवाक्य पर आश्रित है। ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। देखिए, ये हमने इस चीज को डीपली समझेंगे। और यह वही व्यक्ति, यह वही व्यक्ति है, यह वही व्यक्ति है जिसकी कल, यह वही व्यक्ति है जिसकी कल पिटाई की गई थी, जिसकी कल पिटाई की गई थी। अब देखिए, इसमें जिसकी भी लिख सकते हैं अपन, जो भी लिख सकते हैं, ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। जब भी लिख सकते हैं। अब देखिए, ये वही व्यक्ति है जिसकी कल पिटाई की गई थी। अब हमको ध्यान होना चाहिए, ये तो हो गया आपका कौन सा वाक्य है? प्रधान। कौन सा? प्रधान। और ये जिसकी से शुरुआत हो गई, ये आपकी हो गया पूरा आश्रित वाक्य। ये आपके योजक का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? योजक का कार्य करेगा। ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि देखिए, आश्रित जो उपवाक्य होते हैं, आश्रित उपवाक्य, उपवाक्य, ये कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले आता है संज्ञा उपवाक्य, दूसरे नंबर पे आता है विशेषण। संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य। तीसरे नंबर पे आता है आपके क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण
उपवाक्य, ये हमको ध्यान होना चाहिए। अब देखो इसकी परिभाषा हम पढ़ें कि ऐसे उपवाक्य जो वाक्य में संज्ञा की तरह काम करें। किसकी तरह काम करें? संज्ञा की तरह काम करें। मैंने देखा कि, इसमें की योजक शब्द कार्य करेगा, ये ध्यान रखना। मैंने देखा कि शगुन गा रही है। मैंने देखा कि गीता गा रही है। मैंने देखा कि गीता गा रही है। अब ध्यान रखने वाली बात यहां पर है कि ये हो गया आपके क्या? प्रधान उपवाक्य, ये हो गया आश्रित उपवाक्य, और ये आपके जोड़ने का कार्य किया। तो संज्ञा आश्रित उपवाक्य का प्रारंभ किससे होगा? की से होगा, ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। विशेषण उपवाक्य, देखिए विशेषण उपवाक्य में क्या होता है, ये भी हम ध्यान देते हैं। देखिए सबसे पहले इसकी विशेषण की हम परिभाषा देखें तो जो आश्रित उपवाक्य हैं प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताएंगे। किसकी विशेषता को बताएंगे? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताएंगे। देखिए जो प्रयास करेगा वह सफल होगा। अब देखिए जो प्रयास करेगा वह सफल होगा। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यहां पर है मित्रों कि जो प्रयास करेगा वह सफल होगा। अब ये जो है आश्रित उपवाक्य हो गया। क्या हो गया? आश्रित उपवाक्य हो गया। क्या हो गया? आश्रित। ये पूरा आपका आश्रित उपवाक्य क्या हो गया? आश्रित उपवाक्य। और जो ये वह सफल होगा ये प्रधान हो गया, प्रधान उपवाक्य हो गया। और वह क्या है? सर्वनाम है। और यह जो किसकी विशेषता को बता रहा है? इस वह की अर्थात इस सर्वनाम की विशेषता को बता रहा है। तो ये क्या हो गया? कौन सा हो गया? विशेषण उपवाक्य। क्या हो गया? विशेषण उपवाक्य, अर्थात विशेषण आश्रित उपवाक्य हो गया। फिर समझा देता हूं इस चीज को। ये जो है ये आश्रित उपवाक्य हो गया, जो प्रयास करेगा। ये हो गया क्या? आश्रित उपवाक्य जो प्रयास करेगा। परंतु ये जो शब्द है किसकी विशेषता को बता रहा है? वह की, कि जो प्रयास करेगा यानी जो कार्य करेगा वही तो सफल होगा, यानी वह, इस वह की विशेषता को बता रहा है। तो यहां पर यह सर्वनाम प्रकट होता है या नहीं होता? और विशेषण आश्रित उपवाक्य की परिभाषा क्या होती है ये हमको पता होनी चाहिए कि जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं। तो ये वह क्या है? सर्वनाम है, इसकी विशेषता को प्रकट कर रहा है नहीं कर रहा, ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। अब आपके आता है तीसरा क्रिया विशेषण। क्या आता है? क्रिया विशेषण। अब देखिए क्रिया विशेषण में क्या होता है ये भी ध्यान देने वाली कहानी है कि क्रिया विशेषण जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया संबंधी विशेषता को बताते हैं, वह कहलाता है आपके क्रिया विशेषण। क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण। क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। अब देखिए जब तुम बुलाओगे, तब मैं आऊंगा। जब तुम बुलाओगे तब मैं आऊंगा। जब तुम बुलाओगे तब मैं आऊंगा। अब देखिए क्रिया विशेषण
आश्रित उपवाक्यों का प्रारंभ, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्यों का प्रारंभ किससे होता है? देखिए, जहां जब किससे होता है? जहां जब यदि जैसे, जहां जब यदि जैसे क्योंकि और तो। अब यहां पर देखिए, जब तुम बुलाओगे, ये हो गया आपका प्रधान, सॉरी आश्रित उपवाक्य हो गया। कौन सा हो गया? आश्रित उपवाक्य हो गया। जब तुम बुलाओगे, जब आया नहीं आया, ये हो गया आपके आश्रित उपवाक्य, और ये हो गया आपके प्रधान उपवाक्य। कौन सा उपवाक्य? तब मैं आऊंगा। ये हो गया आपका आश्रित उपवाक्य, और ये आपके हो गया प्रधान उपवाक्य। ये भी हमको ध्यान आना चाहिए। यानी जब तुम बुलाओगे तब मैं आऊंगा, अर्थात यहां पर विशेषता को प्रकट कर रहा है, क्रिया की विशेषता को प्रकट कर रहा है, तो ये कहलाएगा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और लाइक और शेयर नहीं किया, जल्दी से जल्दी करें